मायके के सामने ससुराल। दीपक, यार हम कब तक इस तरीके से चोरी छुपे मिलते रहेंगे? अरे अब हम छोटे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं। अरे मेघा, तुम नहीं समझोगी। जो मजा इस चोरी चुपके से मिलने में है ना, वो सभी के सामने खुले में मिलने में कहाँ है। थोड़ी घबराहट, थोड़ी दिल में हलचल, थोड़ी सी शैतानियाँ, हर चीज का तो मजा आता है इस तरीके से मिलने में। तो फिर दिक्कत क्या है? अरे बुद्धू, मैं इस तरीके से चोरी छुपके मिलने की बात नहीं कह रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि आखिर हम कब तक एक दूसरे से ऐसे जुदा होकर रहेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों पड़ोसी हैं। मुझे तो कभी कभी यही डर सताता रहता है कि पता नहीं कैसे हमारी शादी होगी। हाँ यार, मुझे भी यही डर सता रहा है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही सुना था कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का। देखो दीपक, अगर अब हम दोनों ने और इस बात को छुपाया तो शायद हमारे घर वाले मिलकर हम दोनों की दूसरी जगह शादी करवा देंगे। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि आज घर पर जाकर अपने इस प्यार का भांडा हम फोड़ देते हैं। अरे यार। अब ये अरे यार क्या लगा रखा है? अरे लड़की होकर मैं इतनी हिम्मत कर सकती हूँ तो तुम लड़के होकर नहीं कर सकते क्या? यही था तुम्हारे प्रति मेरा प्यार। अरे नहीं नहीं, ठीक है। जैसा तुम कहो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम अपने घर पे आज ही जाकर इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर पर जाकर अपने प्यार के बारे में अपने अपने माँ बाप को बताते हैं। अरे मेघा, ये तो क्या कह रही है? घर के सामने? अरे ये भला कैसे हो सकता है? माँ, भला ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने तो सामने वाले घर के लौंडे को ही पटा लिया है। अरे आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने रहेगी, आपको और क्या चाहिए? अरे ये तो किस तरीके से बात कर रही है? वो सॉरी माँ, मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज आप मेरी खुशी के लिए मेरी शादी दीपक से करवा दीजिए ना। ठीक है ठीक है, मैं इस बारे में पहले तेरे पिताजी से बात कर लूंगी, फिर मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। इधर मेघा अपनी माँ से बात कर रही थी तो उधर दीपक भी अपने पेरेंट्स से अपनी शादी की बात कर रहा होता है। माँ, मैं कह देता हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेघा से ही करूंगा, नहीं तो मैं कुंवारा ही ठीक हूँ। पर बेटा, घर के सामने पड़ोस में शादी कैसे हो सकती है? अरे भाग्यवान, मान जाओ तुम दीपक की बात। कहीं इसने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, एक काम कर, तुम मेघा की मम्मी को बुला ले शादी की बात करने के लिए। इस तरह दीपक और मेघा अपने अपने परिवार वालों को अपनी शादी के लिए मना लेते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों पड़ोसी एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं और इस तरह दीपक और मेघा की शादी हो जाती है। मेघा बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे उसके बचपन का प्यार मिल गया था। कुछ देर बाद दीपक की मां मेघा का गृह प्रवेश करती है और उसे उसके कमरे में छोड़ आती है। मेघा, मैं बहुत खुश हूं कि हम पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए हैं। यही तो हम दोनों का सपना था। मैं भी बहुत खुश हूँ दीपक। वैसे कितना अजीब सा लग रहा है ना, मेरा मायका बिल्कुल पास में ही है और मैं यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर, वो भी इतने करीब। इतनी रात को पहले तो रात में आते हुए भी डर लगता था, और आज देखो मैं तुम्हारे घर में हूँ, एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। हाँ सच में, मैंने भी तुम्हारे घर आने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। रात को तुमसे मिलने के लिए पता है क्या नहीं करता था मैं, क्या क्या बहाने बनाता था। पर आज हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ये सब तो मुझे भी एक सपना सा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। आई लव यू मेघा। आई लव यू टू दीपक। दीपक और मेघा अपनी शादी से बहुत खुश हैं। अगले दिन मेघा सोकर उठती है और उसने देखा कि उसके ससुराल वाले अभी भी सो रहे हैं। दरअसल मेघा और उसके परिवार वालों को सुबह सुबह उठने की आदत होती है, जिसके बाद मेघा अपने घर का दरवाजा खोलती है और सीधे अपने मायके चली जाती है, जहां उसकी माँ पहले से ही चाय बना रही थी। मेघा को ऐसा लग रहा था कि वो पहले की तरह अभी भी वैसे ही आ जा सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरे मेघा बेटी, तू ऐसे चुपचाप बिना बताए यहाँ आ गई? अरे बेटा, आज तेरे पग फेरे की रस्म है, तुझे रस्म करके यहाँ आना था ना। तेरे सास ससुर को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे। अभी कोई उठा नहीं होगा, जा जल्दी से चुपचाप वापस चली जा। पता है पापा, पता है, जा रही हूँ, लेकिन कम से कम एक कप चाय तो पी लेने दीजिए। मम्मी प्लीज मुझे एक कप मलाई वाली चाय दे दीजिए ना। हाँ मेरी लाडो रानी, अभी ला रही हूँ। इधर लता आराम से नाइट सूट में बैठकर अपने मायके में चाय पी रही थी और उधर उसकी सास यशोदा मेघा को पूरे घर में ढूंढ रही होती है। दीपक बेटा, मेघा अपने कमरे में नहीं है, मैंने पूरे घर में देख लिया। आखिर वो गई तो गई कहाँ?
माँ शायद आपने छत पर नहीं देखा होगा ना, मैं एक बार छत पर देख कर आता हूँ। तभी मेघा अपने ससुराल आ जाती है। मेघा बहू, तुम इतनी सुबह सुबह बाहर से कहाँ से आ रही हो, वो भी इस नाइट सूट में? कहाँ से मतलब माँ जी? मैं तो अपने मम्मी पापा से मिलकर आ रही हूँ। दरअसल मैं जब उठी तो आप लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मायके में चाय पीकर आ जाऊं। अरे तुम बिना बताए बिना पग फेरे की रस्म के ही अपनी माँ के पास चली गई। तुम्हें पता है ना, अब तुम इस घर की बहू हो। अरे इस तरह नई नवेली दुल्हन घर से बाहर नहीं जाया करती। इसीलिए तुम अब अपनी इस बचपने को छोड़ दो। ये नहीं कि घर के सामने मायका है तो तुम सुबह उठते ही वहां चली जाओगी। हमारे भी इस मोहल्ले में इज्जत है दीपक, इसीलिए मैं मेघा से शादी के लिए मना कर रही थी। इतने पास में शादी होना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन तूने ही बात नहीं मानी। यशोदा की ये बात सुनकर मेघा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल मेघा को अपनी सास की बात बहुत ही बुरी लगी थी और उसी दिन से शुरू हुई सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट। अब तो जब भी मौका लगता था मेघा अपने मायके चली जाती थी और अपनी सास की खूब बुराइयां करती थी। माँ, आपको पता भी है माँ जी मेरे पर बहुत हुक्म चलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुनती। वो तो बस एक ही चीज कहती रहती है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आती हूँ। उनका बस चले तो वो मेरा मायका आना ही बंद कर दे। अरे ऐसे कैसे बंद कर देगी? अरे पहले पड़ोसी थे तो बड़े हंस हंस कर बातें कर रही थी, अब रिश्तेदार बन गए तो ये थोड़ी ना है कि वो अपना घमंड दिखाएगी। अरे तू कहे तो मैं बात करूँ तेरी सास से? अरे नहीं माँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भला किसी के रोकने से मैं अपने मायके नहीं आऊंगी क्या? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा मायका है और मैं अपने मायके में 10 चक्कर लगाऊंगी। इस चीज से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, दीपक जी के आने का समय हो गया है। और जब मेघा घर पहुंचती है तो पूरे घर का नजारा ही बदला हुआ था। अरे मेघा बहू, तुम मम्मी के घर गई हुई थी। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अपनी मम्मी के घर गई हो। चलो कोई बात नहीं। वैसे तेरे ससुर जी आज हमारे गांव गए थे, तो वो वहां से 2 डिब्बे देसी घी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आए हुए हैं। वो गाय का शुद्ध देसी घी है, तो मैंने ये सोचा कि 1 डिब्बा हम रख लेंगे और 1 डिब्बा तुम्हारी मम्मी को दे देंगे। बहुत बढ़िया घी होता है गांव का। चलो मैं तुम्हारी मम्मी के घर चलती हूँ, उनसे मिल भी लूंगी और ये घी भी दे दूंगी। आप और मेरे मायके जाएंगी माँ जी? अरे बहू, ये तेरा मायका बाद में है, मेरी सहेली का घर पहले है। क्योंकि जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ तब से मैं तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ। तुम्हारी मम्मी और मैं बहुत ही अच्छी सहेलियाँ हैं। दीपक, हम दोनों सास बहू जा रही हैं। थोड़ी देर हम वहीं बैठेंगे और गप्पे मारेंगे। तुझे अगर चाय पीनी हो तो वहीं आ जाना। मेघा तुम एक काम करो, मम्मी के घर जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ, मैं भी आ रहा हूँ कुछ देर में। मेघा इस तरह अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर काफी हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेघा और यशोदा दोनों लता के घर जाते हैं। मेघा, तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे में इतना अचानक बदलाव कैसे आया? दरअसल मैंने बहुत सोचा और मेरे मन में ये बात आई कि जब हम अपने बेटों से दूर नहीं रह सकते तो बेटियों को अपने माता पिता से दूर क्यों रखें। बेटियों को भी बेटों की तरह पूरा हक है अपने माता पिता के साथ रहने का, कभी भी आने जाने का, अपने मायके में समय बिताने का। जिस तरह हम अपने बेटों को हमेशा अपने पास रखते हैं, तो एक बेटी को उनके माता पिता से मिलने के लिए इजाज़त क्यों लेनी पड़ती है? अब तुम्हारी नंद नीलम यहाँ आती है तो हम भी तो बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही तुम्हारा यहाँ आने से तुम्हारे माँ पिताजी को खुशी होती है। मेघा, अब तुम्हें अपने मायके में आने के लिए मुझसे या घर में किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मायके में कभी भी आ जा सकती हो। शुक्रिया माँ जी, मुझे समझने के लिए। यशोदा की बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। दोनों समधन भी आपस में गले मिलते हैं और उस दिन के बाद से मेघा को कभी भी अपने मायके आने जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। उसके लिए मायका और ससुराल दोनों में। अरे शीतल बेटा, कॉलेज से आ गई तू? क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, आपको तो पता ही है मेरे पेट का। फिर से तुझे लूज मोशन लग गए क्या? हाँ माँ, मैंने तो बस दोस्तों के साथ थोड़े से छोले भटूरे ही खाए थे।
बस उसी से ही मेरा कल्याण हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए आज दलिया बना दूंगी, तू उसे ही खा लियो, जब तक मैं अनिल को बोलकर दवा मंगवा लेती हूँ। ऐसे ही रात में लीला शीतल के लिए खिचड़ी बना देती है रात के खाने के टेबल पर। सभी लोग मटर पनीर खा रहे हैं और मैं हूं कि यहाँ दलिया खा रही हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं। इतने सारे डॉक्टर से तुझे दिखा लिया, लेकिन तेरा पेट किसी की दवाई से ठीक नहीं हुआ। हाँ, अभी परसों ही तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके आया हूँ। उन्होंने बताया कि शीतल का लीवर बहुत ही कमजोर है और उसे इसी वजह से खाना पच नहीं रहा है। उसने अभी कहा कि बस अभी शीतल बेटा थोड़ा हल्का ही खाना खाए, उसके लिए यही अच्छा होगा। हाँ, साथ ही उसने एक चूर्ण का डब्बा भी दिया है। ये चूर्ण जो है बहुत ही अच्छा है, जिसे तुम टाइम टू टाइम खाते रहो। मैंने तुम्हारे कमरे में इसे रखवा दिया है, ठीक है? इसके बाद शीतल का पूरा परिवार खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद शीतल उस चूर्ण को खाती है। छी, कितनी अजीब चूरन है। इसे खाकर तो उल्टी जैसा मन हो रहा है, जैसे उल्टी ही आ रही हो। ओ हो। वहां सचमुच शीतल को उल्टी आ गई। वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। थोड़ी देर बाद पहले ये कम था जो मैं लूज मोशन से परेशान थी, और अब ये उल्टियां भी परेशान कर रही हैं। शीतल ने दोबारा उस चूर्ण को हाथ भी नहीं लगाया। इस चूरन को खाने से तो अच्छा होगा कि मैं सादा खाना ही खाऊं, खिचड़ी दलिया और रोटी सब्जी। शीतल कॉलेज में दूसरी लड़कियों को गोलगप्पे और कचौड़ी और बर्गर खाते हुए देखती है तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। ओह हाय, कितना मन कर रहा है कि मैं भी ये सब खाऊं, लेकिन अगर मैंने ये सब खा लिया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह समय बीत रहा था और शीतल अपना मन मार कर रह जाती है। कभी कुछ अच्छा खाने का भी मन होता था तो वो नहीं खाती थी। धीरे धीरे शीतल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब उसकी शादी की बातें चलने लगती है। एक दिन, अरे लीला, आज शाम हमारी बेटी को देखने के लड़के वाले आने वाले हैं। उनके खाने का इंतजाम तुम जरा अच्छे से कर देना। ठीक है जी, जैसा आप कहें। लीला ये बात अपनी बेटी शीतल को बताती है। उसके बाद शीतल तैयार हो गई थी और शाम को लड़के वाले भी आ गए थे। लड़के वाले दूसरे शहर से आए थे। हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद आई है, लेकिन बिटिया रानी बहुत पतली दुबली है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? शीतल के माता पिता ने लड़के वालों से ये सारी बातें छुपा ली थी कि शीतल का अक्सर हाजमा खराब रहता है और उसे मसालेदार खाना नहीं पचता। जी, वो दरअसल बात यह है कि शीतल बिटिया बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो मोटी नहीं होना चाहती है। और ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मोटापा अच्छी बात नहीं है, पतले शरीर में फुर्ती ज्यादा होती है। इस तरह शीतल की शादी अविनाश के साथ तय हो जाती है। अगले महीने के 15 तारीख को शीतल और अविनाश की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन शीतल सज धज कर दुल्हन के रूप में तैयार होकर बैठी थी। तभी बारात आ जाती है। बारात में लड़के वालों की तरफ से कुछ महिलाएं भी आई थी, जिसमें लड़के की बहन पूजा और भाभी कुसुम साथ आई थी। पूजा और कुसुम ने शीतल से मिलने की इच्छा जताई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आप दोनों को शीतल से मिलवा देती हूँ। आखिर अब उसे आप लोगों के साथ ही तो रहना है। लीला देवी पूजा और कुसुम को शीतल के कमरे में ले जाती हैं। तीनों आपस में बात करने लगती है। तभी शीतल का भाई अनिल वहां पर आता है और पूजा और कुसुम से बोलता है, आप दोनों चलकर खाना खा लीजिए। जी, बात ऐसी है, मैं और भाभी बहुत ज्यादा थक गए हैं, ट्रेन से सफर करके आए थे ना, इसलिए अब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। हम यहीं आराम कर रहे हैं, आप हमारा खाना यहीं भिजवा दीजिए। जी जी, क्यों नहीं। इसके बाद अनिल 2 प्लेट खाना शीतल के कमरे में लेकर आ जाता है और पूजा और कुसुम को देते हुए बोलता है, ये लीजिए, कुछ और चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अरे, सिर्फ हमारे लिए? शीतल खाना नहीं खाएगी क्या? उसके लिए भी खाना भिजवा दीजिए। ये सुनते ही शीतल घबरा जाती है, लेकिन वो अपने ननद और जेठानी के सामने कुछ बोल नहीं पाती। तभी अनिल उनके बातों को संभालते हुए बोलता है, नहीं नहीं, वो अभी नहीं खाएगी, थोड़ी देर में खा लेगी, आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए। दरअसल लीला देवी ने शीतल के लिए अलग से खिचड़ी बनाई थी, लेकिन अब शीतल नंद और जेठानी के सामने शादी वाले दिन खिचड़ी नहीं खा सकती थी। इसलिए अनिल के जाने के बाद पूजा और कुसुम ने खाना खाना शुरू कर दिया। वो शीतल को भी खाने के लिए जिद करने लगी। भाभी, आप हमारे साथ खा लीजिए खाना, फिर उसके बाद आपको खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी और सारी रात भूखा रहना पड़ेगा। हाँ शीतल, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम हमारी प्लेट में खा लो। नहीं दीदी, मैं बाद में खा लूंगी। अरे भाभी, बाद में कब खाओगी? आप एक बार शादी शुरू हो गई ना तो उसके बाद खाना नहीं खा पाओगी।
पूजा और कुसुम जिद करके शीतल को खाना खाने के लिए मजबूर कर देती हैं और अब शीतल को भी उनके साथ खाना खाना पड़ता है। खाना खा तो रही हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। कल तो मुझे ट्रेन में भी सफर करना है। लूज मोशन की दवाई पहले से ही मुझे साथ रखनी पड़ेगी। शीतल मन ही मन ये सब सोचती है कि वो लूज मोशन की दवाई वो अपने पर्स में रख लेगी, लेकिन उसके बाद जयमाला शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शीतल लूज मोशन की दवाई अपने पर्स में रखना भूल जाती है। शादी खत्म होते होते सुबह के 5 बज जाते हैं और फिर 7 बजे विदाई हो जाती है। शीतल को उसी दिन 10 बजे की ट्रेन से ससुराल जाना था। खैर विदाई हो जाती है और शीतल ससुराल जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। विदाई के समय से ही शीतल का जो रोना शुरू होता है। उसे ट्रेन में भी अविनाश चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तभी शीतल के पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है और शीतल का सारा ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने साथ लूज मोशन की दवाई लेना भूल गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? यहाँ तो मेरा फिर से पेट खराब हो गया और मैंने लूज मोशन की दवाई भी नहीं रखी। अब मैं क्या करूं? तभी शीतल को बहुत तेज पॉटी आती है और वो वहां से भागकर ट्रेन के टॉयलेट की ओर जाती है। नई बहू को घूंघट में ऐसे भागता हुआ देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अरे शीतल बहू को क्या हुआ? ये इतनी तेज दौड़कर कहाँ भागी जा रही है? अविनाश बेटा, जरा तू जाकर देख सब ठीक तो है ना? शीतल का पति अविनाश शीतल के पीछे जाता है और वो देखता है कि शीतल टॉयलेट में है। उसके बाद अविनाश वापस अपनी सीट पर आ जाता है। माँ, शीतल शौचालय गई। ओह, ठीक है। थोड़ी देर बाद शीतल टॉयलेट से बाहर आती है और अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठती है उसके पेट में फिर से बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है और फिर से उसे लूज मोशन शुरू हो जाता है। शीतल फिर भागकर टॉयलेट की ओर जाती है। ऐसे ही 3-4 बार हो जाता है। शीतल के इस तरह से लूज मोशन के कारण उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके ससुराल वाले भी परेशान हो जाते हैं। शीतल, क्या हुआ तुम्हें? तभी उसकी नंद उसे पानी पिलाती है और कुसुम ने उसका सिर सहलाया। तभी शीतल के ससुर ने कहा, शीतल बहू, तुम्हारा पेट खराब है क्या? जी पिताजी। परेशान मत हो बहू। हाँ, ये दवाई खा लो, मैं सफर में लूज मोशन की दवाई साथ लेकर चलता हूँ। शीतल ने दवाई खाई। थोड़ी देर के बाद उसे आराम तो मिल गया। ससुराल आने के बाद आज शीतल और अविनाश की सुहाग रात होती है, जहां बेड पर शीतल बैठे बैठे रो रही होती है। क्या हुआ शीतल, घर वालों की याद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं। फिर क्या भूख लगी है क्या तुम्हें? नहीं। फिर बताओ, मतलब क्या कुछ चाहिए क्या तुम्हें? वो क्या है ना, मुझे बहुत तेज पॉटी आई है। अविनाश ये बात सुनकर शीतल को बाथरूम दिखा देता है। शीतल बाथरूम से जब वापस आती है तो वो दोबारा अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और मन ही मन ये सोचने लगती है कि आखिर कब तक वो अविनाश से ये बात छुपाएगी और झूठ बोलेगी। वो अविनाश को सब कुछ सच सच बता देती है। दरअसल अविनाश जी, तला भुना और मसालेदार खाना मुझे हजम नहीं होता और मेरा पेट खराब हो जाता है। मेरी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं बहुत हल्का खाना खाती हूँ, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, चावल, सूखी रोटी। अच्छा, ये बात है, इसलिए तुम्हारा ट्रेन में पेट खराब हो गया था ना? जी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त अशोक बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं कल ही उनके पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। दूसरे दिन अविनाश शीतल को डॉक्टर के पास ले जाता है। वो घबराने की कोई बात नहीं है, उनके पाचन शक्ति थोड़ा कमजोर है। इस वजह से मसालेदार या तला भुना खाना बहुत जल्दी उनके पेट में इन्फेक्शन कर देता है। इसलिए मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, जिसके खाने से उनका पाचन शक्ति बहुत अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर अशोक ने कुछ दवाइयां लिखी, जिसे शीतल ने खाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द उन दवाइयों का असर उस पर दिखना शुरू हो गया। शीतल की पाचन शक्ति अब आम लोगों की तरह हो गई थी और अब शीतल ने भी पूरी, कचौड़ी और गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया था और सभी लोग इस तरह से खुशी खुशी रहने लगे।